So good morning class. Today we'll start with class 9 history chapter 2 socialism in Europe and the Russian Revolution. So this is our fourth lecture. In this lecture our first topic is a turbulent time, the 1905 revolution. So class इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं 1905 रेवोल्यूशन के बारे में. The 1905 revolution. So class before starting हम कुछ बातों को रिकॉल कर लेते हैं कि लास्ट टॉपिक्स में हमने पढ़ा था अबाउट सोशलिज्म इन रशिया. किस तरह से जो सोशल पार्टीज थी वो फॉर्म हुई टू फाइट अगेंस्ट द जार निकोलस गवर्नमेंट. सो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन दिस चैप्टर बिकॉज 1905 में जो भी रेवोल्यूशन हुए थे दे वेर द मेन पिलर्स ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन. So let's start. Russia was an autocracy. So basically class autocracy का मतलब होता है a government by one person with absolute power. So आप कह सकते हैं autocracy means एक आदमी की सरकार हो जिसके पास सारे पावर्स हो और उसके अकॉर्डिंगली वो जो भी रूल्स बनाना चाहता है वो बना सकता है, लेकिन उसको कोई इंटरफेयर नहीं करे, कोई उसको क्वेश्चन नहीं करे. इसको हम कहते हैं autocracy. So you all of you know that Russia was an autocracy. So कह सकते हैं a government by one person with absolute power. So class हम जान लेते हैं कि 1905 में क्या हुआ था. सो बेसिकली उस समय की अगर बात है, उस समय रसिया जो है वो एक ऑटोक्रेसी थी. मीन्स हम कह सकते हैं कि वहां पे मोनार्की गवर्नमेंट थी. मीन्स मोनार्की रूल इंप्लीमेंट होता था वहां पे. अब वहां पे अनलाइक अदर यूरोपियन रूलर्स कैन इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, सो द जार वाज नॉट सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट. सो हम कह सकते हैं कि जार निकोलस जो है वो ऑटोक्रेसी को प्रमोट करता था और जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसको वो अपोज करता था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो जाएगी रशिया में तो उसकी जो सत्ता है या फिर जो उसका जो कंट्रोल है ओवर रशिया वो खत्म हो जाएगी और मोनार्की गवर्नमेंट जो है या फिर मोनार्की सिस्टम जो है वो खतरे में आ जाएगी. वो इसलिए नहीं चाहता था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहां पे इलेक्ट हो. सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जार वाज नॉट सब्जेक्टेड टू द पार्लियामेंट. लिबरल्स इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर्स. सो हम कह सकते हैं कि जो लिबरल्स की जो गवर्नमेंट थी वहां पे वो क्या करते थे, इन सब चीजों को खत्म करना चाहते थे. मीन्स वो नहीं चाहते थे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो रशिया में इंप्लीमेंट हो. सो यहाँ पे बहुत सारी रेवोल्यूशनरी पार्टीज जो है उन्होंने वर्क किया टू इंप्लीमेंट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सो सोशल डेमोक्रेट्स एंड सोशल रेवोल्यूशनरीज दे वर्क विथ peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. So हम कह सकते हैं जैसे ही जार निकोलस ने ऑटोक्रेसी को प्रमोट किया और वो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है उसको जब अपोज करने लगे तो वहां पे जितने भी रेवोल्यूशनरीज थे, सोशल डेमोक्रेट्स थे, पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे, उन्होंने एक रेवोल्यूशन स्टार्ट कर दी थी इन 1905 और उनका मेन डिमांड था कि रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन का इंप्लीमेंट होना चाहिए, क्योंकि थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन जो भी राइट्स हैं पीपल के, कॉमन पीपल के, वर्कर्स हो चाहे लेबरर्स हो या फिर ऑफिशियल्स हो, उन सब के लिए एक पर्टिकुलर लॉ होगा और वो लॉ के अकॉर्डिंगली वहां पे वर्क करेंगे. लेकिन जार निकोलस की गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हो, ताकि अगर ऐसा होता तो जार निकोलस की जो गवर्नमेंट है वो खतरे में आ जाती और जो मोनार्की रूल है वो भी खत्म हो जाती. सो बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था 1905 में ताकि वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन डिमांड हो. आगे देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हुई. दे वेर सपोर्टेड इन द
empire by nationalists in Poland, for instance, and Muslim-dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their societies. अब इसको हम कहें, जैसे ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, तो यहाँ पे जो कम्युनिटीज थे, जो नेशनलिस्ट थे, उसके बाद जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे जहां पे जरीडिस रहते थे. जरीडिस आर दोस हम इसको सिंपली में कह सकते हैं जरीडिस. जो मॉडर्नाइज्ड मुस्लिम कम्युनिटी थी उसको यहाँ पे जरीडिस कहते हैं. सो बेसिकली ये सारे लोग चाहते थे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो. सो द ईयर 1905 वाज particularly bad one for रशियन वर्कर्स. सो यहाँ पे क्लास हम देखने वाले हैं कि यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ था जिसे हम लोग ब्लडी संडे कहते हैं. इसे हम लोग ब्लडी संडे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक्चुअली संडे के दिन हुआ था और इसमें बहुत सारे सोल्जर्स जो है जो वर्कर्स हैं फैक्ट्रीज के और जो कॉमन पीजन्स हैं, दे वर किल्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स. सो हम इस टॉपिक में देखेंगे कि ब्लडी संडे जो है वो किस तरह से हुआ. सो ये ब्लडी संडे जो स्टार्ट हुआ था इन द ईयर 1904. So, in 1904, prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. So, हम कह सकते हैं 1904 में सबसे पहला क्या घटना हुई कि जो प्राइसेस थे एसेंशियल कॉमोडिटीज के, जो भी खाने पीने की चीजें थी, उनकी जो दामें हैं बहुत ज्यादा बढ़ गई और जो रियल वेजेस था, जो भी वेजेस मिलते थे वर्कर्स को इन द फैक्ट्री और इंडस्ट्री, वो जो है 20% कम हो गए. इसके बाद फिर इसके बाद जो है लोगों ने बहुत ज्यादा साथ में आने लगे. उन्होंने एसोसिएशंस बनाया टू फाइट द इनजस्टिस डन टू द लेबरर्स. उसके बाद when 4 members of Assembly of Russian Workers which had been formed in 1904 were dismissed at the Putilov Iron Works. अब हम कह सकते हैं जैसे ही ये इन्होंने यूनियन बनाना शुरू किया था, यहाँ पे एक इंसिडेंट घट गई कि जो वर्कर्स थे वहां पे 4 वर्कर्स थे जो कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स से बिलोंग करते थे. उनको जो है फैक्ट्री से निकाल दिया गया था जो कि काम कर रहे थे उस समय पुटिलोव आयरन वर्क्स में. जैसे ही उन चारों को निकाला गया तो जितने भी वर्कर्स थे इन रशिया, सब ने एक यूनियन बनाई और उन्होंने उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक कर दी. मीन्स हम कह सकते हैं जैसे ही इन 4 वर्कर्स को फैक्ट्री से निकाला गया तो जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे उस समय सब लोग यूनाइट हो गए और उन्होंने फैक्ट्री के अगेंस्ट में विद्रोह शुरू कर दी. मीन्स उन्होंने स्ट्राइक कॉल कर दी. ओवर नेक्स्ट फ्यू डेज 110,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding reduction in working day to 8 hours and increasing in wages and improvement in the working conditions. अब जैसे ही इन चारों को निकाला गया, जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स थे उन्होंने अपनी एक यूनियन बनाई और उन्होंने फैक्ट्रीज के और इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्राइक कर दी. और उस स्ट्राइक में कुछ दिनों के बाद जो है उस स्ट्राइक में लगभग 1,10,000 वर्कर्स जो है वो उस स्ट्राइक में शामिल हो गए और उन्होंने जो सेंट पीटर्सबर्ग में जो भी इंडस्ट्रीज थी उसके सामने उन्होंने स्ट्राइक कर दिया. और उनका मेन डिमांड था कि जो वर्किंग आवर है वो 8 आवर कर दिया जाए, जो उनकी सैलरी थी, जो वेजेस थे उसको इंक्रीज कर दिया जाए और जो वर्किंग कंडीशंस थे वर्कर्स के उसको भी इम्प्रूव किया जाए. इसके बाद हम देखते हैं क्या हुआ. जैसे ही ये स्ट्राइक बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गई तो वहां पे ये जो पोसेशन ऑफ वर्कर्स, जो ये स्ट्राइक था उसको फादर गैपोन ने लीड किया और ये जो स्ट्राइक है वो कहां तक पहुंच गई, विंटर पैलेस तक पहुंच गई. तो विंटर पैलेस वो जगह थी जहां पे जार निकोलस रहते थे और वहां पे जो मोनार्की गवर्नमेंट के अंदर में जो भी लोग आते थे वहां पे रहते थे. मीन्स हम कह सकते हैं ए मोनार्कियल प्लेस, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं जार निकोलस के पैलेस में जहां वो रहते थे उसको विंटर पैलेस कहते थे. तो ये जो फादर गैपोन है उन्होंने इन वर्कर्स को लीड किया और वो कहां तक पहुंच गए स्ट्राइक को लेकर के, विंटर पैलेस तक. जैसे ही वो विंटर पैलेस तक गए, जार निकोलस को पता चला कि वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पे हैं और वो विंटर पैलेस की तरफ आ रहे हैं. तो उन्होंने इन वर्कर्स को रोकने के लिए
पुलिस भेजे और कोसैक्स भेजे। इट वॉज अटैक्ड बाय द पुलिस एंड कोसैक्स। सो हम कह सकते हैं पुलिस को आप सब जानते हो, कोसैक्स को हम कह सकते हैं उस समय जो रशियन सोल्जर्स थे, जो आर्मी पर्सनल्स थे, उनको यहाँ पे कोसैक्स कहते हैं। सो आर्मी एंड पुलिस ने क्या किया, ये जो वर्कर्स थे इनको उन्होंने अटैक कर दिया और इस अटैक में 100 वर्कर्स जो है वो मारे गए। 100 वर्कर्स वर किल्ड एंड अबाउट 300 वुंडेड। द इंसिडेंट नोन एज ब्लडी संडे। तो जैसे ही वो विंटर पैलेस की तरफ जा रहे थे, पुलिस और कोसैक्स ने मिलकर के इन वर्कर्स पे अटैक कर दिया और इस अटैक में 100 वर्कर्स जो है वो मर गए और 300 वर्कर्स जो है वो घायल हो गए, दे वर वुंडेड। सो बेसिकली इस इंसिडेंट को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लडी संडे कहते हैं। सो जैसे ही ये ब्लडी संडे हुआ, इसके बाद सीरीज ऑफ स्ट्राइक्स जो है वो होने लगे डिफरेंट प्लेसेस पे। फिर इसके बाद हम कह सकते हैं स्ट्राइक टू प्लेस ऑल ओवर द कंट्री एंड यूनिवर्सिटीज क्लोज। अब जैसे ही ये ब्लडी संडे इंसिडेंट हुआ, जैसे ही 100 मजदूर मारे गए और 300 घायल हो गए, तो इसको देखते हुए जितने भी उस समय यूनिवर्सिटीज थी वो बंद हो गई। क्लोज डाउन व्हेन स्टूडेंट्स बॉडी स्टेक वॉकआउट्स। सो हम कह सकते हैं उस समय जैसे ही ये ब्लडी संडे हुआ, जितने भी कॉलेजेस थे, यूनिवर्सिटीज थी, उसमें से जितने भी स्टूडेंट पढ़ते थे वो सारे के सारे अपने इस कॉलेजेस से बाहर आ गए टू सपोर्ट दिस स्ट्राइक। इसके बाद जितने भी लॉयर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने वो भी सब क्या कर दिए, अपने अपने ऑफिसेस को छोड़ दिए, अपने काम छोड़ दिए और वो आ गए इन वर्कर्स के जो स्ट्राइक है उसको सपोर्ट करने लगे। और ये जितने भी लोग थे, स्टूडेंट्स, वर्कर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, दे वर डिमांडिंग द सिविल लिबर्टी। सो लिबर्टी का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल राइट, मीन्स एक ऐसा राइट जो कि किसी दूसरे के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाए। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं, अगर हम लिबर्टी की बात करें, देन वी हैव लिबर्टी टू walk, we have liberty to go any place where we want to go, means हम जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। हम जो भी चीजें एंजॉय कर सकते हैं पब्लिकली हमारा जो भी राइट है उसी को हम कह सकते हैं लिबर्टी। तो यहाँ पे जो सिविल लिबर्टी थी, इसको डिमांड करते हुए इन सारे लोगों ने एक फ्रीडम जो है वो वहां पे स्टार्ट कर दी। सो बेसिकली हम कह सकते हैं सिविल लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन। अगर हम एक बहुत ही शॉर्ट में कर दें तो सिविल लिबर्टी का मतलब होता है रेस्ट्रिक्शन फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, मीन्स किसी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं हो। सो हमने देखा कि इसी तरह से जितने भी ये ब्लडी संडे के बाद जितने भी स्कूल थे या फिर यूनिवर्सिटीज थी वो बंद हो गई। जितने भी डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, मिडिल क्लास वर्कर्स जो थे वो इस स्ट्राइक को सपोर्ट करने लगे। इसके बाद देखते हैं ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द जार अलाउड द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और डूमा। सो जैसे ही ये जो स्ट्राइक है बहुत ज्यादा वाइब्रेंट हो गई, तो निकोलस की जो गवर्नमेंट थी वो थोड़ी सी डर गई और उन्होंने तब क्या हुआ, जार निकोलस ने अलाउ किया कि एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाया जाए। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्स का मतलब है हम कह सकते हैं एक कंस्टिट्यूटिव जो पर्सनल्स होते हैं, मीन्स प्रोफेशनल्स अगर हम कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोफेशनल्स होते हैं, मीन्स हम कह सकते हैं एक लीगल आदमी जो कि सिर्फ एडवाइस करता है। तो कंसल्टेटिव पार्लियामेंट का मतलब यहाँ पे है कि एक ऐसा पार्लियामेंट है जो सिर्फ कंसल्ट करेगी, मीन्स ही डोंट हैव द पावर टू डू एनीथिंग। सो वो क्या करेगी, सिर्फ सजेशन देगी। इस तरह से उन्होंने जार निकोलस ने कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्रिएट करने का अलाउ किया और उसका नाम रखा गया डूमा। सो उसके बाद क्लास फिर इसके बाद जैसे ही इन्होंने इस डूमा को एग्रीमेंट अप्रूवल दिया क्रिएट करने के, इसके बाद फिर जो है जार डिसमिस द फर्स्ट डूमा विद इन 75 डेज एंड री इलेक्टेड सेकेंड डूमा विद इन 3 मंथ्स। जैसे ही ये उन्होंने इस कंसल्टेटिव पार्लियामेंट को क्रिएट करने की परमिशन दी, इसके 75 डेज के अंदर में ही उस डूमा को बंद कर दिया गया और सेकेंड डूमा को इलेक्ट करने की बात कही, जो कि सेकेंड डूमा इलेक्ट करने में इनको 3 महीने लग गए। इसके बाद
he did not want any questioning of his authority or any reduction in his power. अब जैसे ही ये 3 महीने का समय लगा जब सेकेंड डूमा क्रिएट होने लगा, तो उसके बीच में इन्होंने कहा कि उनके गवर्नमेंट से कोई क्वेश्चन नहीं करेगा और उनकी जो अथॉरिटी है और उनका जो पावर है इसमें किसी तरह का कोई रिडक्शन नहीं होगा. मीन्स जार निकोलस नहीं चाहते थे कि उनके पावर्स में, अथॉरिटी में किसी तरह की कोई कमी आए, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बने. So he changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. So अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए जार निकोलस ने जो वोटिंग लॉस थे उसको चेंज कर दिया और उन्होंने थर्ड जो डूमा थी उसको उन्होंने पैक कर दी, मीन्स उसको बंद कर दिया. और उसकी जो गवर्नमेंट है अब वो कौन करने लगे, कंजर्वेटिव जो लोग थे, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने इनकी गवर्नमेंट को रन करना शुरू कर दिया. और लिबरल्स और जो रेवोल्यूशनरीज थे उनको इन सब चीजों से बाहर रख दिया गया. मीन्स उनको कोई राइट नहीं दी गई इस डूमा में. सो बेसिकली क्लास हम कह सकते हैं कि दिस वाज द मेन इंसिडेंट बिहाइंड द रशियन रेवोल्यूशन. सो हम कह सकते हैं जो ब्लडी संडे का जो इंसिडेंट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रशियन रेवोल्यूशन. So class, let's see some of the main points regarding the 1905 revolution. So class, here are some points. In 1904, prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. When 4 members were dismissed out at the Putilov Iron Works, there were call for industrial strike. जो वर्कर्स थे उन्होंने स्ट्राइक बुलाई. उसके बाद 1,10,000 मीन्स 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग रिडक्शन इन वर्किंग आवर टू 8, इंक्रीजिंग वेजेस एंड इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन. So let's see some of the main points regarding the Bloody Sunday. So class, here are more 2 points. When the procession of workers led by Father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by police and Cossacks. जैसे ही फादर गैपन जो है वो उस स्ट्राइक को लेकर के विंटर पैलेस जा रहे थे, बीच में अटैक्स हुए. 100 workers were killed and 300 wounded. So basically, these all are known as the Bloody Sunday.